नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा, मॉड्यूल संख्या 12, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण में समुन्नयन क्रियाएं एवं भाषाई व्यवहार में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है भाषा का नियमबद्ध स्वरूप एवं उसकी परिवर्तनशीलता। इसके पूर्व के व्याख्यानों में जो समुन्नयन क्रियाएं हैं, इस पर हम लोगों ने बातचीत करी। साथ ही साथ भाषाई व्यवहार क्या होता है और भाषाई व्यवस्था क्या होती है, इस पर भी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी है। आज के व्याख्यान में भाषा का नियमबद्ध स्वरूप और उसमें जो परिवर्तन होता है, इस पर बातचीत करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर बातचीत होगी वे इस प्रकार से हैं कि भाषाई नियमबद्धता का अर्थ, भाषाई नियमों के प्रकार, और जो नियमों के प्रकार हैं कि ध्वनि स्तर पर नियम क्या हैं और शब्द स्तर पर नियम, वाक्य स्तर पर नियम, अर्थ स्तर पर नियम, और जो भाषाई नियमबद्धता है उसका महत्व क्या है। साथ ही साथ जो भाषाई परिवर्तन हो रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है और भाषा में जो परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं उनके क्या कारण हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस व्याख्यान के पश्चात जो विद्यार्थी हैं वो भाषाई नियमबद्धता और भाषाई परिवर्तन से परिचित हो पाएंगे और उसके अनुसार जब वो व्यावहारिक जीवन में भाषा का प्रयोग करेंगे तो नियमों का पालन करते हुए प्रयोग करने में सक्षम होंगे और किस प्रकार से परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है या दूसरे की भाषा को जो हम सुन रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो उस परिवर्तन को भी वो समझने में सक्षम होंगे। प्रस्तावना: भाषा मानव सभ्यता की सबसे अद्भुत और जटिल रचनाओं में से एक है। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और चिंतन का संवाहक भी है। भाषा के व्यावहारिक स्वरूप में जहाँ एक ओर निश्चित नियमों और संरचनाओं की अनिवार्यता है, वहीं दूसरी ओर समय, समाज और परिवेश के अनुसार उसमें निरंतर परिवर्तनशीलता भी दृष्टिगोचर होती है। भाषा का यही द्वैत स्वभाव, नियमबद्धता और परिवर्तनशीलता, उसे स्थिरता और प्रवाह का अद्वितीय संतुलन प्रदान करता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक जटिल जो भाषा है वो सबसे मानव सभ्यता की सबसे अद्भुत और जटिल रचनाओं में से एक है, क्योंकि संप्रेषण का माध्यम ही केवल नहीं है बल्कि समाज, संस्कृति और जो हम चिंतन करते हैं उसका संवाहक भी उसी के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। भाषा के व्यावहारिक स्वरूप में जहाँ एक ओर निश्चित नियम और संरचनाओं की अनिवार्यता होती है, वहीं दूसरी ओर स्पष्ट है कि समय, समाज और परिवेश के अनुसार उसमें निरंतर परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है। तो यही जो द्वैत स्वभाव है, नियमबद्धता और परिवर्तनशीलता, उसे स्थिरता और प्रवाह का अद्वितीय संतुलन प्रदान करती है। भाषाई व्यवहार में नियमबद्धता वह आधार है जो संवाद को संगठित, सुसंगत और बोधगम्य बनाता है। ध्वनि संयोजन के नियम, शब्द निर्माण की प्रक्रिया, वाक्य विन्यास की व्यवस्था और अर्थ संबंधी नियम, ये सभी मिलकर भाषा के भीतर एक अनुशासन और स्थायित्व की भावना उत्पन्न करते हैं। कह सकते हैं कि भाषा जड़ और स्थिर नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों के प्रभाव में सतत विकासशील और परिवर्तनीय रहती है। ध्वनियों में परिवर्तन, शब्दावली का विस्तार, वाक्य संरचनाओं में नवीन प्रयोग और अर्थों में सूक्ष्म अंतर, ये सभी परिवर्तन भाषा को समय के अनुरूप जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखते हैं। भाषाई नियमबद्धता का अर्थ: भाषाई नियमबद्धता का तात्पर्य भाषा के भीतर व्याप्त उन स्थायी और पूर्व निर्धारित नियमों से है जो ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के निर्माण तथा प्रयोग को नियंत्रित और संचालित करते हैं। भाषा में ध्वनियों का उच्चारण, शब्दों की रचना, वाक्यों की रचना और अर्थों का संप्रेषण, इन सभी प्रक्रियाओं में यदि कोई सुनिश्चित नियम नहीं है तो संवाद असंगत, अस्पष्ट और अव्यवस्थित बन जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदी में कर्ता क्रिया संबंधित नियम होते हैं, जैसे काल, वचन, पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदलना। यदि इसका पालन नहीं किया जाएगा तो वाक्य का अर्थ पूरी तरह बिगड़ सकता है। भाषाई नियमबद्धता केवल व्याकरण तक सीमित नहीं है, ये भाषा के ध्वन्यात्मक, रूपात्मक, व्याकरणिक और अर्थ विज्ञानीय स्तरों पर भी व्याप्त होती है। ध्वनि संगति के नियम,
शब्दों की यथाविधि रचना, वाक्य में पदों का तार्किक क्रम तथा अर्थ संप्रेषण में स्थायित्व, इन सभी के द्वारा भाषा का व्यवहार संगठित और सुव्यवस्थित बनता है। भाषाई नियमों के प्रकार क्या हैं? ध्वनि संबंधी नियम। पहला विवरण, भाषा में ध्वनियों के निर्माण, उच्चारण और संयोजन से संबंधित नियम। ध्वनियों का किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, उनका उच्चारण कैसे होगा, उनका संयोजन, इससे संबंधित नियम। उदाहरण के लिए हिंदी में का और खा ध्वनियों का स्पष्ट भेद आवश्यक है। महत्व क्या है? उच्चारण की स्पष्टता रहती है, ध्वनि भिन्नता और अर्थ भेद को भी बनाए रखना। शब्द निर्माण के नियम, शब्दों के आंतरिक संगठन, उत्सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, संयोजन को समझना और शब्दों के निर्माण से संबंधित नियमों को समझना। उदाहरण के लिए पढ़ में ई वर्ण को जोड़ दिया गया तो पढ़ाई हो गया, क्रिया से संज्ञा निर्माण हुआ है। महत्व, शब्दावली का विस्तार और अर्थ स्पष्टता। वाक्य संरचना के नियम, शब्दों के तार्किक और व्याकरणिक क्रम का निर्धारण करने वाले नियम आते हैं इसमें। हिंदी में सामान्य वाक्य, जब हम वाक्य संरचना करते हैं तो उसका एक क्रम होता है कि कर्ता, क्रिया, क्रम, कर्म। महत्व इसका क्या है कि वाक्य का अर्थपूर्ण और ग्राह्य निर्माण के लिए आवश्यक होता है वाक्य संरचना को समझना। अर्थ विज्ञान के नियम, शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों के अर्थ ग्रहण को समझना, उसके अर्थ को सही प्रकार से समझना, साथ ही साथ विन्यास से संबंधित नियमों को समझना। उदाहरण है कि गाय शब्द भिन्न, अगर हम कोई जानवर की बात करें तो गाय है या बकरी है तो वो भिन्न जीवों का बोध कराते हैं, अर्थ की स्पष्टता पालन अनिवार्य हो जाती है। उदाहरण, संवाद में अर्थ की निश्चितता और स्पष्टता बनाए रखना। जो हम संवाद स्थापित करेंगे, अगर हमें अर्थ विज्ञान की जानकारी है तो हमारे कहाँ पर किसका अर्थ निकल रहा है ये भी निश्चित कर पाएंगे और स्पष्ट हो पाएगा। ध्वनि स्तर पर नियम, उच्चारण नियम, हर ध्वनि का एक निश्चित उच्चारण होता है जिसे भाषाई समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हिंदी में शा, सा का उच्चारण भिन्न है, शब्द और सत्य शब्दों में अंतर है। अर्थात सभी प्रत्येक जो ध्वनि है उनका उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। पूर्व के व्याख्यानों में हम लोगों ने ध्वनि विज्ञान में इसकी विस्तार से चर्चा की हुई है। और अगर हम, क्योंकि सत्य और शब्द, इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट होता है। ध्वनि संयोजन संबंधी नियम, किन ध्वनियों का संयोजन स्वीकृत है और किनका नहीं, ये नियम निर्धारित करते हैं। मतलब किसको स्वीकृति मिली और किसको नहीं, ये भी नियम निर्धारित करते हैं। हिंदी में कक्त जैसे शक्ति स्वीकार संयोजन है, परंतु कत्व जैसा संयोजन असामान्य है। किसको स्वीकार किया गया ये भी स्पष्ट हो जाता है। ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम, भाषिक प्रभाव में कुछ ध्वनियां अपने मूल रूप में परिवर्तन कर लेती हैं। उदाहरण, सप्त ऋषि के उच्चारण में सप्त का प ध्वनि लुप्त होकर के 70 जैसा उच्चारित हो जाता है। अर्थात तो इस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन, अगर उसमें सही प्रकार से उच्चारण नहीं हो रहा तो परिवर्तन भी हो जाता है। स्वराघात और लय संबंधी नियम, शब्दों और वाक्यों में किन ध्वनियों का या शब्दों पर अधिक बल दिया जाएगा, ये नियम निर्धारित करते हैं। मतलब जब हम शब्द बोल रहे हैं या वाक्य बोल रहे हैं तो उसमें कौन से शब्दों पर अधिक बल दिया जाएगा या ध्वनि पर, तो ये भी नियम निर्धारित करते हैं। हिंदी में अपेक्षाकृत समान लय का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में तनाव आधारित स्वराघात प्रमुख होते हैं। स्वर और व्यंजन संतुलन नियम, ध्वनि विन्यास में स्वर और व्यंजनों के संतुलन का भी ध्यान रखा जाता है ताकि उच्चारण सरल और प्रभावयुक्त हो। शब्द स्तर पर नियम, उपसर्ग और प्रत्यय संयोजन के नियम, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने के भी निर्धारित नियम होते हैं जिनके द्वारा नए शब्द बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उपसर्ग का प्रयोग तु, सु प्लस गंध, अगर गंध के पूर्व सु लगा दिया जाएगा तो सुगंध हो जाएगा। उसी तरह से प्रत्यय का प्रयोग, अगर पढ़ धन ई, अगर उसमें ई वर्ण जोड़ दिया जाएगा तो पढ़ाई हो जाएगा। तो इसका भी एक निर्धारित स्थान होता है, नियम होता है जिसका पालन करना पड़ता है। मूल शब्द संरचना नियम, शब्दों का आधारभूत रूप और उस पर आधारित अन्य शब्दों का निर्माण। आधारभूत रूप क्या है और उसी पर आधारित जो अन्य शब्द हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होगा, इसकी भी जानकारी आवश्यक होती है।
उदाहरण के लिए खेल मूल शब्द है और खेल से ही खिलाड़ी, खेलना या खिलावन आदि शब्दों का निर्माण होता है। तो मूल शब्द को समझ जाने से हम उससे संबंधित जो शब्दों का निर्माण हो रहा है उससे परिचित हो जाते हैं। यौगिक शब्द निर्माण संबंधी नियम, दो या दो से अधिक शब्दों के संयोजन से नया शब्द बनता है। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर किसी नए शब्द को लाते हैं तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रसोई धन घर, रसोई में रसोई एक शब्द है और घर एक शब्द है। ये दोनों आपस में मिलकर के रसोई घर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द रूपांतरण, शब्द के रूप को व्याकरणिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलना। जो शब्द का रूप है जैसे जैसे व्याकरण की आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसको परिवर्तित करना, तो वो शब्द रूपांतरण कहलाता है। उदाहरण के लिए लड़का से लड़के, वचन परिवर्तन, जहां पर हम एक की बात कर रहे हैं वहां लड़का है, जहां एक से अधिक तो वहां लड़के हो जाता है। अर्थ विस्तार और रूपक नियम, शब्दों के अर्थ में विस्तार या प्रतीकात्मक प्रयोग के नियम। शब्दों का जो अर्थ है उसमें विस्तार हो रहा है या प्रतीकात्मक प्रयोगों का नियम। उदाहरण के लिए कमल केवल एक फूल नहीं, सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक भी है। जो कमल है वो केवल एक पुष्प नहीं है बल्कि सौंदर्य के संदर्भ में भी कमल का प्रयोग किया जाता है, उपमा दी जाती है और पवित्रता का भी उससे बोध होता है। अब आप बात करते हैं वाक्य स्तर पर जो भी नियम होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कर्ता क्रिया कर्म का क्रम। हिंदी में सामान्यतः वाक्य का क्रम, जब हम वाक्य की संरचना करते हैं तो वो इस क्रम में होती है, पहले कर्ता है, फिर क्रिया है, फिर कर्म आता है। उदाहरण के लिए राम कर्ता है, पत्र कर्म है और लिखा क्रिया है, राम ने पत्र लिखा। तो इस तरह से किसी भी वाक्य की संरचना करते समय हमें कर्ता क्रिया कर्म को ध्यान देना पड़ता है। वचन और पुरुष सामंजस्य संबंधी नियम, कर्ता और क्रिया में वचन अर्थात एक वचन, बहुवचन और पुरुष प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अनुसार सामंजस्य भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक वचन सीता गाना गाती है, बहुवचन सीता और गीता गाना गाती हैं। विशेषण और संज्ञा का संयोजन संबंधी नियम क्या है? विशेषण और संज्ञा इन दोनों का संयोजन नियम पर बात करते हैं कि विशेषण का प्रयोग संज्ञा के लक्षणों के अनुसार होना चाहिए। जो विशेषण है उसका प्रयोग जो संज्ञा के लक्षण है उसके अनुसार विशेषण का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए सुंदर फूल खिला है, तो विशेषण सुंदर संज्ञा है, फूल का विशेषण कर रहा है। मतलब सुंदर जो है वो एक विशेषण शब्द है, जो किसका विशेषण है, वो फूल शब्द, फूल एक संज्ञा उसका विशेषण कर रहा है। कारक चिन्हों का प्रयोग, वाक्य में संज्ञा और सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उचित कारक चिन्हों जैसे ने, को, से, के का प्रयोग किया जाता है। जब मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच हम संबंधों को स्थापित करते हैं तो उचित कारकों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए राम ने कृष्ण को फल दिया, तो ने और को यहाँ पर कारक हैं। वाक्य संरचना की तार्किकता और क्रमबद्धता, जो वाक्य की संरचना करी जा रही है वो कितने तार्किक है, कितने क्रमबद्ध है, इससे संबंधित नियम। विचारों का तार्किक क्रम बना रहना चाहिए ताकि वाक्य अर्थगर्भित और बोधगम हो सके। उदाहरण के लिए असंगत वाक्य बारिश वह खेल मैदान में गई, संगत वाक्य है कि बारिश के बावजूद वह खेल मैदान में गई। अर्थ स्तर पर नियम, शब्दों का स्थायी अर्थ, प्रत्येक शब्द का एक सामान्य, स्थायी और प्रचलित अर्थ होता है जिसे सभी भाषा प्रयोगी स्वीकृत करते हैं। जैसे पेड़ शब्द से एक प्रकार का वनस्पति जीव बोध होता है, अर्थात पेड़ शब्द तो सभी समझेंगे कि एक इस तरह के संरचना की बात हो रही है जिसमें हरी पत्तियां होती हैं, कुछ पुष्प होते हैं, तो वहां पर तो वो सभी उसका वही अर्थ समझेंगे। संदर्भ अनुसार अर्थ, शब्दों के अर्थ संदर्भ के अनुसार भी भिन्न हो सकते हैं, भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा प्रतीकात्मक अर्थ। उदाहरण के लिए कमल शब्द शाब्दिक अर्थ में फूल है किंतु सांस्कृतिक संदर्भ में सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक भी है। तो संदर्भ के अनुसार प्रत्येक शब्द के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। बहुअर्थकता और अर्थ स्पष्टता, एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ भी हो सकते हैं जिन्हें संदर्भ अनुसार स्पष्ट करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए कलम लिखने का उपकरण भी है
और कलम जो है वो पौधे की शाखाओं को भी कहा जाता है। जब हमें किसी नए पौधे का निर्माण करना होता है तो कहा जाता है कि कलम को गमले में लगाना चाहिए। तो वाक्य स्तर पर अर्थ संबंधी नियम, वाक्य स्तर पर भी अर्थ जो है हमारे होते हैं नियम। वाक्य के भीतर शब्दों का ऐसा संगठन होना चाहिए कि संपूर्ण वाक्य का अर्थ तार्किक और ग्राह्य हो। उदाहरण के लिए, सीता ने कृष्ण को पत्र लिखा। स्पष्ट रूप से कर्ता, कर्म और क्रिया का अर्थ व्यक्त हो रहा है। अर्थ विरोध और समरूपता के नियंत्रण के नियम, समानार्थक शब्दों का उचित चयन और विलोम शब्दों का सही प्रयोग आवश्यक है। मतलब जो समानार्थक शब्द हैं उनका उचित हम चयन करें और जो विलोम शब्द है उसका सही प्रयोग आवश्यक है, ताकि संवाद में स्पष्टता और सौंदर्य बना रहे। भाषा में नियमबद्धता का महत्व क्या है? संवाद की स्पष्टता। भाषा में नियमों के पालन से विचारों और भावनाओं का स्पष्ट संप्रेषण संभव होता है। उदाहरण के लिए, सही वाक्य संरचना से श्रोता या पाठक तक अभिप्रेत से अर्थ सहजता से पहुंचता है। तो संवाद को स्पष्ट तरीके से करने के लिए भी नियमों का ज्ञान आवश्यक होता है। संप्रेषणीयता और ग्राह्यता। नियमबद्ध भाषा का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है, संवाद को बोधगम्य बनाता है। उदाहरण के लिए, औपचारिक लेखन में व्याकरणिक नियमों का पालन पाठक के विश्वास को बढ़ाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक एकरूपता। भाषा के नियम समाज में साझा समझ और सामूहिक पहचान का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी भाषा के मानक उच्चारण और लेखन शैली देश भर में संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। भाषा शिक्षण में सुविधा। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा के नियम विद्यार्थियों को भाषा के संरचनात्मक स्वरूप को सीखने और अभ्यास करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी व्याकरण के नियमों का अध्ययन भाषा के शुद्ध प्रयोग में सहायक होता है। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी नियमबद्धता महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम बात करते हैं भाषा विज्ञान। भाषा के नियमों के आधार पर ही भाषा की संरचना, विकास और विविधता का अध्ययन हो पाता है। ध्वनि विज्ञान या व्याकरण नियमों पर आधारित अध्ययन शाखाएं हैं। अब बात करते हैं कि भाषाई में जो परिवर्तन परिलक्षित होता है वो क्या है। भाषा कोई स्थिर या अपरिवर्तनीय संरचना नहीं है। ये समय, समाज और संस्कृति या तकनीकी विकास के साथ सतत परिवर्तनशील होती है। भाषाई परिवर्तन का तात्पर्य भाषा के ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना और अर्थव्यवस्था में समय के साथ होने वाले उन परिवर्तनों से है जो उसे अधिक सजीव, उपयोगी और प्रासंगिक बनाते हैं। अर्थात परिवर्तन भाषा के विकास और अनुकूलन का स्वाभाविक परिणाम है। तो भाषाई परिवर्तन के जो स्वरूप हमें दिखाई देते हैं वो इस प्रकार से हैं। ध्वनि परिवर्तन नियम निर्धारित है, लेकिन फिर भी हमें उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जैसे उच्चारण में बदलाव, ध्वनि का लोप हो जाना या किसी अधिक ध्वनि का प्रयोग करना या ध्वनियों का स्थानांतरण। जैसे संस्कृत के शब्द सप्त का हिंदी में साथ हो जाना। संस्कृत में सप्त जो कहा जाता है, हिंदी में उसी को साथ कहा जाना। तो इस प्रकार से ध्वनि में परिवर्तन हो जा रहा है। शब्दावली में परिवर्तन, नए शब्दों का निर्माण हो रहा, पुराने शब्दों का विलुप्त होना या अर्थ परिवर्तन कर देना। उदाहरण के लिए, जो पहले दूरभाष शब्द का स्थान आज में फोन शब्द ने ले लिया है। मतलब पहले जो दूरभाष कहा जा रहा था दूरभाष, अब धीरे धीरे वो फोन शब्द में परिवर्तित हो गया है। व्याकरणिक परिवर्तन, वाक्य संरचना में बदलाव, नए वाक्य संयोजन का प्रचलन। उदाहरण के लिए, पुराने हिंदी वाक्य वह भवन के भीतर प्रविष्ट हुआ। तो इस तरह के जो शब्द थे वो पहले प्रयोग होते थे, लेकिन आज के समय में हिंदी हमारी सरल ज्यादा हो गई कि वह घर के अंदर गया। तो प्रविष्ट की जगह पर गया शब्द प्रयोग हो रहा है। अर्थ परिवर्तन, शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन दिखाई देता है, या उसके अगर हम बात करें तो अर्थ में जो विकास है, विस्तार है, संकुचन या रूपांतरण में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, शाला शब्द केवल विद्यालय के लिए पहले प्रयुक्त होता था, अब प्रशिक्षणशाला जैसे व्यापक प्रयोगों में भी प्रयुक्त होता है। मतलब शाला पहले केवल विद्यालय के लिए एक उपयुक्त शब्द था और उसका तात्पर्य यह था कि अगर शब्द कोई बोल रहा है तो विद्यालय, लेकिन अब प्रशिक्षणशाला किसी भी तरह का है वो विद्यालय या हमारी किसी भी
प्रशिक्षण का जो पर इसका प्रयोग कर सकता है। भाषाई परिवर्तन के कारण क्या? सामाजिक परिवर्तन, समाज में नए विचार, आंदोलन, व्यवहारिक आवश्यकताओं के कारण भाषा में नए शब्दगत परिवर्तनों का विकास होता है। जैसे नए पदों का प्रचलन हो गया, तो सामाजिक में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो उस प्रकार से नए-नए शब्द भी हमारे सामने आ रहे स्थान ले रहे हैं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान से भी परिवर्तन, के व्यक्ति दूसरे संस्कृति के व्यक्ति में जो भाषा प्रयुक्त होती थी, वो दूसरी संस्कृति में से मुहावरों का भी प्रयोग बढ़ने लगता है। भाषा उदाहरण के लिए कि हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का बिल्कुल अब हमारी दिन प्रतिदिन की बोलचाल में शामिल कर पाते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, ऑफिस, तकनीकी प्रगति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों ने भी भाषा को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए वेबिनार जैसे नए शब्दों का आगमन हो रहा है और के बोलचाल में शामिल हो चुके हैं। तो जिस तरह से हमारी पूरी विकास हो रहा है, हमारे शब्द भी हमारे पास नए-नए राजनीतिक प्रभाव, शासन व्यवस्था परिवर्तनों और राष्ट्रवाद के प्रभाव से भाषाई संरचना चयन में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता हिंदी में स्वराज्य, अहिंसा, सत्य हो गए थे। आंतरिक भाषिक की सुविधा, शब्दों के संक्षिप्त रूपों की चिंता भी भाषा के भीतर परिवर्तन लाती है। मतलब हमें सुविधा होती है जिस तरह के शब्द बोलने में, इसका प्रयोग हम लोग आपस में करते हैं और संबंधित व्यक्ति उसको वो समझ आता है, तो वो हमारी आदत में स्थित हो जाता है। उदाहरण के लिए कृपया, कृपया के स्थान पर प्लीज का प्रयोग युवा में बढ़ता जाता है। वैज्ञानिक आत्मक आवश्यकता, संवेदनाओं और भावनाओं के नए रूपों को अभिव्यक्त करने में नए शब्दों और अभिव्यक्तियों का विकास होता है। इमोशनल, जो कि हिंदी में भावनात्मक है, तो इमोशनल हिंदी में सीधा प्रयोग होना, भावनात्मक उतना बोलने में इतना कि इमोशनल शब्द लगता है। तो मनोवैज्ञानिक और भावना परिवर्तित होती हैं और वो हमें नए शब्दों के प्रयोग भी हम नए शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। भाषा परिवर्तन के विचारों से, आंदोलन जो होते हैं समय-समय पर और नई नवीन प्रवृत्तियों से भी हमारी भाषा में परिवर्तन परिलक्षित होता है। तकनीकी विकास से नई-नई खोजें होती हैं, नए उपकरण हमारे सामने आते हैं, नई युक्तियाँ आती हैं जिससे कि हमारी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो नवीन शब्दों से परिचित होते हैं और हमारी भाषा में वो शब्द भी प्रविष्ट करने से हमारी भाषा में परिवर्तन परिलक्षित होता है। राजनीतिक प्रभाव, शासन प्रवृत्ति आदत में सम्मिलित हो जाते हैं। आंतरिक विकास, भाषा की सहज अनुकूलनशीलता, भाषा प्रयोग करने में जब व्यक्ति अपने को सहज अनुभव करता है, जिन शब्दों का प्रयोग वो सहजता से कर पाता है, वाला व्यक्ति उन शब्दों को सुन रहा है, समझ रहा है, अर्थग्रहण कर रहा है, तो वो शब्द अपने आप ही उस व्यक्ति की भाषा में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक विकास भी हमारे भाषाई परिवर्तन का एक कारण भाषा की आधारभूत संरचना सिखाना, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ स्तरों के कारक जैसे व्याकरणिक नियमों का प्रशिक्षण, संवाद में स्पष्टता और शुद्धता का विकास करना, जो संवाद स्थापित होगा वो शुद्ध हो और समझने योग्य हो, इसलिए भी के लिए जो कार्य है उचित शब्द का चयन करना, वाक्य संरचना और शुद्ध उच्चारण की आदत विकसित करना।
में अनुशासन और स्थायित्व प्रदान करना, विद्यार्थियों को एक संगठित भाषा का अभ्यास मतलब इस प्रकार की भाषा वो करें जो कि संगठित हो, संरचित हो और नियमों के अनुसार ध्यान रखते हुए वाक्य संरचना करना। तो इसका कि इस तरह के प्रयोग का उनको अभ्यास कराना जिससे उनका संप्रेषण अधिक प्रभावी बन सके। विकसित हो रही उसका क्या महत्व है? भाषा के विकासशील स्वरूप की समझ। भाषा में समय है ना, जो समय-समय पर बदलाव आ रहे हैं भाषा में, ध्वनि से संबंधित, शब्द से संबंधित, उनसे परिचित कराना। और सोशल मीडिया संवाद शैली। आज की जो हिंदी भाषा है, उसमें अंग्रेजी शब्द इस तरह शामिल हो चुके हैं कि वो हमें हिंदी शब्द लगते हैं और उन शब्दों का हम में प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमारी भाषा है वो सहज सरल नहीं हो पाती है और व्यक्ति भी हमारा प्रभावकारी नहीं हो पाएगी। तो अंग्रेजी शब्दों का बढ़ा है या सोशल मीडिया में नए-नए शब्द हम कौशल का विकास करना। परिवर्तन की जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो भाषाई व्यवहार एक कौशल के रूप में कार्य करता है कि विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में, प्रसंग में अपने व्यवहार में किस प्रकार से भाषा का प्रयोग अनौपचारिक एक ही व्यक्ति औपचारिक शिक्षक के रूप में है, फिर अभिभावक के रूप में है, तो वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे। रचनात्मकता को प्रोत्साहन, विद्यार्थियों को नए शब्द के प्रयोग को, नवीन वाक्य संरचना और शैली निष्कर्ष भाषा मानव जीवन की एक ऐसी जीवंत गतिशील अभिव्यक्ति जो अस्तित्व और परिवर्तनशीलता दोनों के संतुलन से संचालित होती है। इस व्याख्यान के माध्यम से ये देखा गया कि किस प्रकार से भाषा ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ पर निश्चित हैं। संवाद की स्पष्टता, सुस्पष्टता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करते हैं। स्थायित्व प्रदान करती है, जो उसे एक संगठित, अनुशासित साथ ही साथ भाषा स्थिर नहीं है, ये भी हम सभी जानते हैं। तकनीकी प्रगति और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के प्रभाव होती है। ध्वनि परिवर्तनों से लेकर शब्दों के अर्थ रचनाओं की सरलता से संवाद शैली के विकास तक आती रही है। यह परिवर्तनशीलता भाषा को प्रासंगिक बनाए रखती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में द्वारा विद्यार्थियों को एक और भाषा के आधारभूत नियमों का दूसरी ओर उन्हें भाषा के विकासशील स्वरूप के प्रति जागरूक और से विद्यार्थियों में न केवल शुद्धता और अनुशासन का आत्मकता, व्यवहारिकता और संवाद क्षमता का भी संवर्धन होगा। व्याख्यान में पूरी तरह से नियमबद्धता की बात करी गई कि किस प्रकार से भाषा है नियमबद्ध स्वरूप में हमें हमारे साथ रहती है। अगर उन नियमों के अनुसार हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारा भाषा वो प्रभावी बनती है और हम दूसरों तक जिस बात को, जिस विचारों को चाहते हैं उनकी व्यक्ति हो पाती है। समय के साथ परिवर्तन लक्षित होता है, वो परिवर्तन केवल हमारे हमारे रीति-रिवाज में परिवर्तन नहीं दिखाता है, बल्कि भाषा के संदर्भ में भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है। कि आज के समय में तकनीकी सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग बन गए हैं और वो हमारे भाषा में भी प्रयोग होने लगे। नवीन शब्द तकनीकी के नवीन शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग हो रहा है, भाषा में हम प्रयोग कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं हमारी हिंदी इस प्रकार से सम्मिलित हो चुके हैं, अगर उनका शब्दों का हम अपने दैनिक जीवन में संवाद स्थापित करते समय हम अगर प्रयोग नहीं करते, भाषा या संभाषण जो है वो प्रभावकारी नहीं हो पाता है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में पूर्ण रूप से भाषा के नियमबद्ध स्वरूप और परिवर्तनशीलता पर विचार किया गया, उस पर बातचीत करी है। ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी होगा।
धन्यवाद।